हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम पार्ट में चैप्टर नंबर 13 की बात कर रहे हैं। इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इस चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण। ठीक है, तो ये जो हमारा 13 चैप्टर है ये एक इजी चैप्टर है, छोटा है। हम इसको सबसे पहले कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या चीज़ है? हमारे आसपास का आवरण जो हमें प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रभावित करता है पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं, यानी इकोलॉजी कहते हैं। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग रेटर ने किया या रीटर ने किया। पर्यावरण के दो कारक होते हैं, सजीव और निर्जीव, यानी जैविक और अजैविक कारक जिनको कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि सजीव या जैविक कारक कौन है। वे सभी कारक जो किसी न किसी रूप से जीवित अंश में शामिल होते हैं, जैसे उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक आदि। नेक्स्ट है निर्जीव या अजैविक कारक। तो वे सभी कारक जो किसी न किसी रूप से अजीवित अंश में शामिल होते हैं, जैसे कि पानी, हवा, नमी, ताप, वर्षा वगैरह। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो सजीव और निर्जीव जो किसी विशेष स्थान में रहते हैं, उनका आपस का जो सहयोगी संबंध है वो पारितंत्र कहलाता है। या यूँ कह सकते हैं कि एक निश्चित आवास में जैविक और अजैविक घटकों का आपस का जो संबंध है वो पारितंत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करें, इकोसिस्टम जो शब्द है उसको सबसे पहले काम में टेंसले नामक वैज्ञानिक ने लिया था। ठीक है, पारितंत्र के दो घटक पाए जाते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक, सबसे पहले हम अजैविक घटक की बात कर लेते हैं। तो अजैविक घटक जो है वो तीन टाइप के हो सकते हैं, जैसे कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। तो कार्बनिक में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आते हैं। अकार्बनिक में पानी आ गया, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, अमोनिया है, लवण वगैरह है। और भौतिक कारक में तापमान, प्रकाश, वायु, पत्थर, मिट्टी वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जैविक घटक की। तो जैविक घटक, इन घटकों में सभी जीवधारियों को शामिल किया गया है। ये तीन भागों में इनको हम बांट सकते हैं, जैसे उत्पादक हो गया, उपभोक्ता हो गया, अपघटक हो गया। ठीक, अब देखो उत्पादक क्या है। वे सभी हरे प्रकाश संश्लेषी पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं। तो उत्पादक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना कार्बोहाइड्रेट या भोजन तैयार करते हैं। नेक्स्ट आप आगे देखो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जड़ों से लवण और पानी लेकर पत्तियों के द्वारा रंध्रों से वायुमंडल की CO2 को लेकर क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। रंध्रों से CO2 आ जाएगा, CO2 आ जाएगी और क्लोरोफिल पत्तियों के अंदर रहता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उसकी सूर्य की रोशनी यानी ऊर्जा को काम में लिया जाएगा और जड़ों से लवण और पानी की पूर्ति करके पादप जो भोजन यानी प्रकाश संश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकाश संश्लेषण की एक समीकरण है कि CO2 और जल जो है वो क्रिया करके क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। साथ में O2 गैस बाहर निकलती है और कुछ जल के अणु होते हैं। तो उत्पादक के रूप में नील हरी शैवाल वगैरह, है ना, हरे शैवाल हैं, हरे पेड़ पौधे वगैरह सभी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो उत्पादक हम देख रहे हैं। तो उत्पादक में देखो एक बीच में पॉइंट देख लेते हैं कि जो पत्तियां हैं, इन पत्तियों का हरा रंग जो है वो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट उपभोक्ता की बात करें तो पेड़ पौधों या उत्पादकों द्वारा बनाए गए भोजन को जो खाने वाले सजीव है वो उपभोक्ता कहलाते हैं। यानी उपभोक्ता जो है फाइनली उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उपभोक्ताओं को तीन भागों में बांट सकते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारी जो डायरेक्ट यानी पेड़ पौधों पर डिपेंड होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा शाकाहारी होंगे। द्वितीयक उपभोक्ता हमेशा मांसाहारी होंगे और तृतीयक उपभोक्ता के रूप में मांसाहारी, सर्वाहारी वो सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बात कर रहे हैं। वे उपभोक्ता जो सीधे पेड़ पौधों या उनके भागों को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता या शाकाहारी कहलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरण वगैरह। द्वितीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो कि शाकाहारी जीवों या उनके मांस को खाते हैं, तो ये मांसाहारी होंगे। ठीक है, जैसे शेर हो गया, बाघ है, चीता है वगैरह है, लोमड़ी, भेड़िया वगैरह।
नेक्स्ट है तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों को खा सकते हैं, यानी कि ये मतलब पेड़ पौधों पर भी निर्भर हो सकते हैं और जीवों का मांस भी खाते हैं। तो तृतीयक उपभोक्ता जो है वो सर्वाहारी उपभोक्ता भी वो उनको कह सकते हैं। तो मनुष्य, कौवा, कुत्ता, बिल्ली, ये शेर वगैरह इसके अंदर इनको शामिल किया गया, बाज है, चील वगैरह, तो ये इसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट है अपघटक के रूप में जो उपभोक्ता होते हैं वे सूक्ष्म जीव जो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के शरीर को अपघटित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो वो अपघटक कहलाते हैं ना, मरे हुए जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को जो खाकर अपनी एनर्जी लेते हैं। जैसे इसके अंदर अपघटक के रूप में जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं, याद रखें आप। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इसके बाद में कि एक नोट देख लेते हैं कि अपघटकों को पर्यावरण का मित्र कहा जाता है। ठीक है, ये एज अपमार्जक की भूमिका भी निभाते हैं भाई, साफ सफाई करते हैं ना, मरे हुए जीव जंतु, पेड़ पौधे हो चाहे जंतु हो, उनके शरीर का अपघटन करते हैं। तो मिट्टी में कुछ तत्व वगैरह भी छोड़ देते हैं और पर्यावरण में साफ सफाई का कार्य करते हैं, क्योंकि ये मृत जीवों का अपघटन करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल में बदल देते हैं, जिससे पर्यावरण में जो है वो प्रदूषण नहीं रहता है। अब हम एक नया टॉपिक देख रहे हैं हमारे पर्यावरण से। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक है हमारे आहार श्रृंखला। तो आहार के रूप में जब जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र में जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार की इस निर्भरता के आधार पर एक श्रृंखला बन जाती है जिसे खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, ठीक है, टिड्डे को मेंढक खा लेता है, मेंढक को सर्प खाता है। तो इस प्रकार से ये एक जीवों पर आहार के आधार पर निर्भरता की एक श्रृंखला बनती है जिसे आहार श्रृंखला या फिर अपन खाद्य श्रृंखला कह सकते हैं। प्रकृति में अनेक प्रकार की खाद्य श्रृंखला देखने को मिल जाएगी। जैसे घास स्थल पर देखें तो घास को खाने वाला टिड्डा है, मेंढक है, सर्प है ना। वन स्थल की बात करें, पेड़ पौधों को खाने वाले हिरण है, शेर, ये एक श्रृंखला बन जाएगी। जल स्थल की बात करें तो जल पर बात करें ना, तो वहाँ पर क्या होगा कि कुछ शैवाल यानी फाइटोप्लैंक्टन होंगे, कुछ छोटे छोटे पौधे होंगे जिनको खाने वाले कुछ छोटे छोटे जंतुओं के रूप में कीड़े मकोड़े होंगे, उनको खाने वाली कुछ छोटी मछलियाँ होंगी, उनको खाने वाली फिर बड़ी मछलियाँ होंगी, और बड़ी मछलियों को लास्ट में अपन यहाँ पर एक श्रृंखला के रूप में दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये खाद्य श्रृंखला जो है भोजन के आधार पर एक दूसरे से जुड़ी होती है, जीव एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यहाँ आप इस खाद्य श्रृंखला की एक विशेषता दिमाग में रखें, ध्यान रखें कि खाद्य श्रृंखला हमेशा जो है वो मतलब उत्पादकों से ही शुरू होगी। खाद्य श्रृंखला हमेशा उत्पादकों से ही शुरू होगी, जैसे घास, पेड़ पौधे, शैवाल वगैरह, ये ही उत्पादक हैं सब। तो उत्पादकों से ही शुरू करनी है हमें खाद्य श्रृंखला को। और ये जो आप इसके अंदर ये तीर का निशान दिखा रहे हो, ठीक है ना, तो तीर का निशान ये क्या बताता है कि जो घास की एनर्जी है, वो ऊर्जा है, वो टिड्डे के पास जाती है, और टिड्डा की जो ऊर्जा है वो मेंढक लेता है। ठीक है ना, तो ये तीर का निशान आप इस प्रकार से सही ढंग से दिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि खाद्य श्रृंखला में जो एक ये घास है, घास को खाने वाला जैसे कोई टिड्डा है, मेंढक है, तो ये एक एक जो स्तर है इनको पोषण स्तर कहते हैं या इनको पोषी स्तर कह सकते हैं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक स्तर में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो इन स्तरों को ही हम पोषण स्तर या पोषी स्तर कह सकते हैं। उदाहरण के लिए घास स्थल के 4 पोषी स्तर हो गए, है ना भाई। जैसे घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खा रहा है, मेंढक को सर्प खा रहा है। वन स्तर की बात करें तो जल स्तर और वन स्तर में तीन मतलब पोषण स्तर हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, जनरली जो घास स्थल है वहाँ पर हमने 4 मान लिए। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि जब बहुत सारी आहार श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं तो उसे आहार जाल कहते हैं या खाद्य जाल कह सकते हैं, फूड वेब कह सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्रकृति में कोई भी आहार श्रृंखला एकल नहीं होती है, अनेक आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी रहती है। जैसे घास को टिड्डा खाता है, लेकिन घास को हिरण और खरगोश भी खा सकते हैं। हिरण को शेर खाता है, परंतु हिरण को चीता, भेड़िया, तेंदुआ वगैरह भी खा सकते हैं। अतः इस प्रकार बहुत सी आहार श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक जाल बना देती है। इस जाल को ही हम खाद्य जाल या आहार जाल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है।
इस डायग्राम को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि जो घास है, इस घास की एनर्जी कीड़े के पास जाती है ना, और यहाँ से यहाँ टिड्डा वगैरह कह सकते हैं। फिर इस कीड़े को कोई कबूतर खा रहा है, कबूतर को कोई सांप वगैरह खाता है, सांप को लास्ट में चील खा रही है। घास को देखो यहाँ पर अगर देखें अपन तो मेंढक भी खा सकता है ना। नहीं, ये यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये एक्चुअल में सही नहीं है। मेंढक जो है वो घास पर डिपेंड नहीं है। मेंढक आप यहाँ यूँ इस हिसाब से कह सकते हो कि यहाँ पर पहले कोई टिड्डा या कीट वगैरह है, उस कीट को मेंढक खाएगा। मेंढक हमेशा मांसाहारी होता है, आप ध्यान रखें, ठीक है। तो मेंढक को डायरेक्ट घास से कनेक्ट नहीं करना, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती है। तो आप इस जगह पर क्या करोगे, इस जगह पर कोई टिड्डा या कीट लिख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो इस प्रकार से फिर यहाँ पे अगर शैवाल से शुरू करें तो शैवाल को कोई छोटे मोटे कीट वगैरह खा लेते हैं, उनको कोई मछलियाँ वगैरह खा लेती है, मछलियों को सारस खा लेते हैं। लास्ट में सारस जो है वो सर्वोच्च उपभोक्ता पर यानी चील वगैरह, शेर वगैरह से खा लिए जाते हैं। तो देखो आप इस प्रकार से एक श्रृंखला जो है, अब जो चूहे हैं उन चूहे को सांप भी खा सकते हैं, है ना। और जो कबूतर है, कबूतर को डायरेक्ट अपन देखें तो चील भी खा सकती है। मेंढक को अपन देखें डायरेक्ट तो सांप खा सकता है ना। तो चूहे को बिल्ली खा सकती है। तो इस प्रकार श्रृंखलाएं जो हैं बहुत सारे आपस में जुड़ी रहती हैं। तो आपस में बहुत सारी श्रृंखलाएं मिलकर ही क्या बनाती है, खाद्य जाल या आहार जाल का निर्माण करती है, ठीक है। अब इसके बाद देखो बात करें आगे। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं 10% या 1/10 का नियम। 10% या 1/10 का नियम, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1/10 की बात कर रहे हैं। तो 10% या 1/10 का नियम क्या है, ये नियम बता रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी भी आहार श्रृंखला में प्रत्येक पोषण स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा उससे पहले वाले स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा का केवल 10% या 1/10 ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसे एक खाद्य श्रृंखला अगर अपन देखें, जैसे कि पौधा है, पौधे को कोई टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को कोई मेंढक खा रहा है, मेंढक को सांप खा रहा है, और सांप को कोई बाज खा रहा है। तो अगर पौधा जो है, पौधे की एनर्जी, हमें ध्यान रखना है कि हमें ये जो श्रृंखलाएं हमेशा उत्पादक से शुरू करनी है। तो पौधे की एनर्जी टिड्डे के पास जानी है, ठीक है। तो पौधे की जितनी एनर्जी है उसका केवल और केवल 10% ही टिड्डा जो है वो प्राप्त करेगा, और टिड्डे की जो एनर्जी है उसका केवल 10% ही मेंढक को मिलेगा। मेंढक के पास जितनी एनर्जी है उसका केवल 10% ही सांप को मिलेगा। सांप की जो ऊर्जा है उसका 10% बाज को मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि हर बार अगले पोषण स्तर को पिछले का 10% ही एनर्जी का लेवल प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। जैसे अगर हम यहाँ पे समझें तो देखो, अपन किसी चीज़ का 10% निकाल रहे हैं तो 10% को हम 10/100 कह सकते हैं ना, 10/100 कह सकते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो यहाँ से हट जाएगा तो 1/10 ही रहा। तो या तो इसे 10% का नियम बोल दो या 1/10 का नियम बोल दो, ये दोनों ही स्थितियों में ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन एक बात कर रहे हैं कि एक माना कि पौधे के पास जो एनर्जी का लेवल है वो है लगभग 10,000 जूल ऊर्जा है पौधे की। तो टिड्डे के पास इसका 10% जाएगी, यानी 1000 जूल ऊर्जा हो। इसी प्रकार आगे चलने पर टिड्डे को मेंढक खा रहा है तो मेंढक को जो है वो टिड्डे की एनर्जी का 10% मिलेगी, यानी कि केवल 100 जूल ऊर्जा मिलेगी। और सांप को केवल 10 जूल ऊर्जा मिलेगी, इसका 10%। और सांप का जो 10% है वो बाज को मिलेगा, यानी कि 1 जूल ऊर्जा जो है वो बाज के पास जाएगी। तो इसी नियम को अपन 10% या 1/10 का नियम कह सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप बार बार रिवाइज करोगे, बिल्कुल इजी है ये टॉपिक, आराम से आपके समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट रह भी जाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, ये जो नियम है, ठीक है, ये जो 10% का नियम है इसे लिंडेमान नामक वैज्ञानिक ने बताया है। तो आप याद रखें, लिंडेमान ने 10% या 10 अंश का या 1/10 का नियम दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पारिस्थितिक पिरामिड। तो देखो, किसी पारितंत्र में उत्पादकों से विभिन्न पोषण स्तरों के जो श्रेणियों के जो उपभोक्ता है उनको अगर अपन संख्या, जीवों का भार या जीव मात्रा, है ना, या ऊर्जा को अगर अपन क्रम, यहाँ पे क्रम कर लेना आप, है ना। देखो 2 शब्द है, एक तो यहाँ पर श्रेणियों कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर क्रम कर लेना, ठीक है।
ओके, तो हम देख रहे हैं कि अगर उत्पादक से विभिन्न पोषण स्तर जो है उनको अगर अपन संख्या के आधार पर या जैव भार या जैव मात्रा के आधार पर या ऊर्जा के आधार पर अगर हम चित्रित करें, आरेख बनाएं, तो उसे पारिस्थितिक पिरामिड अपन कहते हैं। यानी कि मानना कि हमें पिरामिड की अगर हम बात करें तो आपने कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम देखा होगा, कई जने जो हैं वो नीचे खड़े होते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ और खड़े होते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ और खड़े होते हैं। इस प्रकार से एक पिरामिड जैसी आकृति वो बना लेते हैं, और लास्ट में फिर एक जना कोई होता है जो है ना कृष्ण जन्माष्टमी के टाइम मटकी को फोड़ता है। तो अपन इस प्रकार से देखें कि यहाँ पर एक हमारे पास एक ये इस प्रकार से एक पिरामिड बना है, जिसमें हमने यहाँ पर कोई जैसे बता दिया, सपोज करो यहाँ पर हमने घास बता दिया। तो ये एक चीज़ नोट करें कि जो पिरामिड है उनमें पोषण स्तरों को ऊर्ध्वाधर रूप में दर्शाया जाता है। हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि हमेशा जो आधार है उस आधार में हमेशा उत्पादक को ही लेना है आपको। जैसे घास, वृक्ष, शैवाल वगैरह, ये हमेशा जो है वो नीचे आधार में रहेंगे, उत्पादक से शुरू करना है। ठीक है, पिरामिड चाहे उल्टा हो सकता है, पिरामिड उल्टा हो सकता है, लेकिन हमेशा आधार में आप किसको लोगे? उत्पादकों को ही लोगे, जैसे घास हो गया, वृक्ष वगैरह हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर ये एक खाद्य श्रृंखला अगर है जिसमें घास से शुरू करें तो घास को खाने वाला हिरण वगैरह हो जाए, और हिरण को खाने वाला अगर कोई शेर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ऊर्ध्वाधर रूप में पोषण स्तरों को हमने जमा दिया है एज ए त्रिभुज के रूप में, ये जो पिरामिड बन गया है इसको हम पारिस्थितिक पिरामिड बोलेंगे। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला को ऊर्ध्वाधर रूप में, खाद्य श्रृंखला की जो पोषण स्तर है उनको ऊर्ध्वाधर रूप में व्यवस्थित करना पिरामिड कहलाता है। व्यवस्थित करने पर जो हमें एक ग्राफ या चित्र प्राप्त होगा, आरेख प्राप्त होगा, उसको हम पिरामिड बोलेंगे। तो एक्चुअल में जो पिरामिड है वो पोषण स्तरों को ऊर्ध्वाधर रूप में जमाया हुआ तरीका है। ठीक है, चित्र है। ओके, तो अब हम इसके बाद में बात करते हैं कि जो पारिस्थितिक पिरामिड है वो एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जीवों की संख्या का, एक जीवों के भार का, और एक ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो आप ध्यान रखें 3 प्रकार के हो गए, संख्या का पिरामिड, भार का पिरामिड और ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर पिरामिड को समझने का प्रयास करें। तो हमारे पास यहाँ पर एक पिरामिड बना हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास जो यहाँ पर एक पिरामिड है, इसमें जीवों की संख्या से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पिरामिड देखो आपको यहाँ पर सीधा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर पिरामिड आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। तो ये सीधा और उल्टा पिरामिड क्या है आप समझना। हम जीवों की संख्या के आधार पर पोषण स्तरों को जमाएंगे, तो हमारे पास जो चित्र होगा वो जीव संख्या के का पिरामिड होगा। जैसे मान लो अगर हम देखें यहाँ पर, यहाँ मैंने कहा कि नीचे यहाँ पर घास है, घास को खाने वाले हिरण हैं, और लास्ट में हिरण को खाने के लिए यहाँ पर शेर दिखा देते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखना कि घास की जो संख्या है ना, संख्या के आधार पर यहाँ पर घास सबसे ज़्यादा है, उससे कम हिरण है, हिरण से कम शेर है। तो ये संख्या के आधार पर शेरों की संख्या जो ऊपर कम की ओर जा रही है, इसलिए ग्राफ जो है वो नीचे से तो कैसा है, चौड़ा है, और ऊपर से संकरा होता जा रहा है। तो ये ऊपर की ओर कमी को दिखा रहा है कि ऊपर वाले जो पोषण स्तर है, जैसे शेर है, उन वो सबसे कम है घास की तुलना में, हिरण की तुलना में कम है, और हिरण जो है वो घास की तुलना में कम है। तो ये पिरामिड जो है इसमें ये सीधा पिरामिड है, जिसमें घास को खाने वाले हिरण की संख्या कम है, हिरण को खाने वाले शेरों की संख्या कम है। तो एक सीधा पिरामिड प्राप्त हुआ जिसमें ऊपर की ओर कमी होती जा रही। ठीक है, अब यही पिरामिड यहाँ समझो आप, यहाँ पर ये उल्टा पिरामिड बता रखा है। मैंने आपको अभी अभी बताया है कि पिरामिड में हमेशा नीचे आधार की तरफ, पिरामिड में हमेशा नीचे आधार की तरफ आप किसको व्यवस्थित करोगे, हमेशा उत्पादकों को व्यवस्थित करोगे। ठीक है ना, हमेशा नीचे उत्पादक ही रहेंगे, इस चीज़ को तो आप फिक्स करो। उसके बाद में पोषण स्तर आपको व्यवस्थित करने हैं। तो इसमें भी नीचे तो उत्पादक ही रहेगा,
ठीक है ना। उत्पादक ही नीचे व्यवस्थित रहेगा। उत्पादकों से ही शुरू करना है, चाहे पिरामिड उल्टा हो चाहे सीधा हो। तो आपने सीधा पिरामिड तो अभी देखा कि घास के स्थल के लिए अगर हम बात करें तो घास की संख्या ज़्यादा है, हिरण की संख्या उससे कम है और शेरों की संख्या यानी उससे कम है। अब देखो हमारे पास यहाँ पर अगर हम एक वृक्ष की बात करें, ठीक है, और वृक्ष पर निर्भर हम पक्षियों की बात करें, और पक्षियों पर निर्भर अगर हम कुछ परजीवियों की बात करें, यानी कि परजीवी के रूप में जुएं हो सकती है। जैसे एक बड़ा कोई वृक्ष है, उसके ऊपर बहुत सारे पक्षी बैठे हैं, एक एक पक्षी के ऊपर खूब सारे परजीवी हैं, यानी टिक्स है, जुएं हैं, तो बहुत सारे पक्षियों के ऊपर संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि इसमें उत्पादक वृक्ष जो है उसकी संख्या का जो पिरामिड है वो एक पिरामिड कैसा है, उल्टा पिरामिड है। यानी वृक्ष की संख्या कम है, उससे ज़्यादा पक्षियों की संख्या है, और पक्षियों से ज़्यादा परजीवियों की संख्या है। तो इस हिसाब से ये जो ग्राफ है वो ऊपर से कैसा हो गया, मोटा हो गया, यानी ऊपर संख्या ज़्यादा दिखा रहा है और नीचे कम। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट करी कि पिरामिड उल्टा हो सकता है चाहे सीधा हो, लेकिन हमेशा नीचे आधार में किसको रखना है, वृक्ष को रखना है, यानी घास को रखना है, यानी कि उत्पादक को रखना है। इस चीज़ को आप फिक्स करें, ठीक है, ओके। अब देखो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके बाद में जीव भार के पिरामिड की बात कर रहे हैं, जीवों के भार के आधार पर जो पिरामिड बनते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ पर पिरामिड आपको सीधा दिखाई दे रहा है और दूसरा पिरामिड जो है आपको उल्टा दिखाई दे रहा है। तो जीव भार का पिरामिड क्या सीधा और उल्टा दोनों हो सकता है? चलो देखें, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप नोट करें, जीव भार का जो पिरामिड है वो अगर घास स्थल का अपन देखें या अपन वृक्ष का देख ले, चलो है ना, वृक्ष का देख ले, घास का भी वैसे भार ज़्यादा होता है और घास की तुलना में हिरण का वजन कम माना जाता है, और हिरण की वजन मतलब बहुत सारे हिरणों की तुलना में बहुत सारे शेर जो है वो कम है। तो घास स्थल का पिरामिड भी सीधा होगा जीव भार का। अगर हम बात करें जीव भार के पिरामिड की, तो यहाँ मैं वृक्ष लिख दूँ, यहाँ मैं वृक्ष लिखूँ, और यहाँ इसके ऊपर डिपेंड जो है वो मैं पक्षी लिख दूँ, और पक्षी के ऊपर डिपेंड मैं परजीवी लिख दूँ अगर, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि परजीवी तो बहुत छोटे हैं, उनसे बड़े पक्षी हैं, पक्षियों से बड़ा ये पूरा वृक्ष है। तो वृक्ष का वज़न ज़्यादा है, इसलिए ग्राफ नीचे से चौड़ा है और ऊपर से सकरा है। तो ये सीधा पिरामिड है ना। परजीवी तो भाई छोटे छोटे होते हैं, तो ये ऊपर की ओर छोटी भार को कम दिखा रहा है, इसलिए ग्राफ ऊपर से सीधा मतलब सकरा है, तो ग्राफ पिरामिड कैसा बन गया, सीधा पिरामिड हो गया। अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये उल्टा पिरामिड किस हिसाब से है। तो अगर हम बात करें जल स्थल के पिरामिड की बात करें, जल स्थल के, है ना, जल के अंदर क्या होता है, एक्चुअल में छोटे छोटे प्लांट होते हैं, उनका वजन बहुत कम होता है, हल्का होता है। तो छोटे छोटे जो प्लांट हैं उनको अपन शैवाल कह सकते हैं। शैवालों को खाने वाले जो हैं उनसे कुछ जो बड़े हैं वो कुछ कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। कीड़े मकोड़ों को खाने वाली कुछ छोटी मछलियाँ हो जाती है, और छोटी मछलियों को लास्ट में खाने वाली बड़ी मछलियाँ आ जाएंगी। तो शैवाल को कीट को छोटी मछलियों को लास्ट में बड़ी मछलियाँ। तो आप क्या देख रहे हो कि बड़ी मछलियों का वज़न ज़्यादा, भार ज़्यादा है, इसलिए ग्राफ ऊपर से कैसा हो गया, मोटा हो गया, ऊपर से चौड़ा हो गया, और नीचे से सकरा क्यों है, क्योंकि जो शैवाल है उनका जो भार है वो कम है। तो आपने फिर यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि हमेशा आधार में तो आप शैवाल, वृक्ष, घास इनको ही रखोगे, उत्पादक से ही शुरू करना है, चाहे उल्टा हो पिरामिड चाहे सीधा, ठीक है ना। तो भार के आधार पर जल का पिरामिड देखोगे तो उल्टा होगा, भार के आधार पर वृक्ष का पिरामिड देखोगे तो सीधा होगा, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इसके बाद में ऊर्जा का पिरामिड, जीवों के लिए ऊर्जा का पिरामिड। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखें। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊर्जा के लिए आपने 1/10 या 10% का लिंडेमान का नियम समझा है कि जो घास या वृक्ष जो हैं उनके पास जो ऊर्जा होती है उसका 10% ही अगले पोषण स्तर के पास जाता है, उसका 10% ही अगले पोषण स्तर के पास जाता है। तो हर बार 10% ही मिलता है अगले स्तर को। तो अगर सपोज करो यहाँ पर कोई वृक्ष है, तो वृक्ष को जितनी ऊर्जा है उसकी केवल 10% ही हिरण के पास जाएगी। अब हिरण के पास जितनी ऊर्जा है उसका 10% ही शेर के पास जाएगी।
तो आप देखोगे हर बार ऊपर की ओर कमी होती जा रही है, यानी लास्ट वाले को कम मिलती जा रही है ना। तो जैसे अगर वृक्ष के पास 100 जूल ऊर्जा थी, तो आप देखोगे कि इस 3 स्तर की पोषण श्रृंखला में शेर को लास्ट में ऊर्जा जो है वो केवल कितनी मिलेगी, 1 जूल ही मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऊपर की ओर कमी को दिखाता हुआ ग्राफ। तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। ठीक है, तो पिरामिड से आपने क्या सीखा है कि हमेशा आधार में आप उत्पादक को ही रखोगे। हरे सेवाल हो गई, है ना, नील हरे सेवाल हैं, और आप कह सकते हो वृक्ष है, घास स्थल वगैरह है। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद में बात कर रहे हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या चीज़ है? देखो, पदार्थ जो है 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक जैव निम्नीकरणीय और एक जैव अनिम्नीकरणीय, यानी जीवों के द्वारा अपघटित हो जाने वाले और जीवों के द्वारा अपघटित नहीं होने वाले। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो समय के साथ प्रकृति में सूक्ष्म जीवों के द्वारा हानि रहित पदार्थों में अपघटित कर दिए जाते हैं, यानी उनसे कोई नुकसान नहीं होता और लगातार उनका अपघटन प्रकृति में होता जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा। जैसे घरेलू कचरा है, सब्जियों वगैरह, छिलके वगैरह, कृषि का अपशिष्ट है वगैरह। तो इन सब को अगर देखें तो इनका अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, इसलिए ये निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। नेक्स्ट आप देखें जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं? ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो प्रकृति में लंबे समय तक बने रहते हैं और जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता है। जैसे कांच है, डीडीटी है ना। डीडीटी का पूरा नाम हमारे सिलेबस में तो नहीं है, फिर भी आप ध्यान रखें, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, तो कांच है, डीडीटी है, प्लास्टिक वगैरह, ये अनिम्नीकरणीय पदार्थ है जिनका जीवों के द्वारा अपघटन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है जैविक आवर्धन, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। जीवों के अंदर किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना और उसकी संख्या बढ़ जाना, मात्रा बढ़ जाना, आवर्धन कहलाता है। ठीक है, कि जब कोई हानिकारक पदार्थ जैसे डीडीटी भोजन के साथ किसी आहार श्रृंखला में प्रवेश करता है तो इसकी सांद्रता धीरे धीरे जो ऊपर वाले पोषण स्तर है, उच्च पोषण स्तर है, उसमें बढ़ती जाती है। तो इसी घटना को जैव आवर्धन कहते हैं या जैविक आवर्धन कहते हैं। यानी वापस देखो आप कि जो डीडीटी वगैरह जो पदार्थ हैं, है ना, कुछ हानिकारक पदार्थ जिनका अपघटन नहीं होता है, वो इकट्ठे ही होते जाते हैं। तो जीवों के शरीर के अंदर अगर चले गए तो जमा ही होंगे, उनका अपघटन नहीं होगा। जैसे डीडीटी है, तो आहार श्रृंखला के साथ डीडीटी जो है वो प्रवेश कर रहा है पोषण स्तरों में, तो लास्ट वाले पोषण स्तर में इसकी मात्रा कंटिन्यूअस बढ़ जाएगी। तो लास्ट अंतिम पोषण स्तर में मात्रा का लगातार बढ़ना क्या कहलाएगा? जैविक आवर्धन कहलाएगा। तो जैविक आवर्धन को अपन थोड़ा और समझते हैं। जैसे यहाँ पर जैविक आवर्धन को समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है कि जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन का जो पिरामिड है वो सीधा बनता है। एक्चुअल में जैविक आवर्धन के लिए पिरामिड कोई नहीं होता है, लेकिन अपन फिलहाल इसको एक छोटे वर्ड में इस रूप में समझ सकते हैं कि अब यहाँ पर जो पिरामिड की बात की गई है, सीधे की बात की गई है। तो ये इस स्टूडेंट की थोड़ी सी गलती है यहाँ पर, आप यहाँ पर इसको ठीक करेंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा नहीं होकर कैसा होता है, उल्टा होता है। इसको हम देखो प्रूव करते हैं। जैसे यहाँ पर एक पिरामिड हमने उल्टा दिखाया है समझने के लिए, कि अगर कोई जल स्थल की श्रृंखला की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर शैवाल है सबसे पहले उत्पादक, और शैवालों पर डिपेंड जो है वो कुछ कीट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, और उनके ऊपर जो डिपेंड हैं वो हो जाएंगे कुछ छोटी मछलियाँ, और छोटी मछलियों पर मान लो अब डिपेंड आ गए ऊपर की ओर पक्षी। ठीक है, तो आप देखो कि शैवालों के अंदर अगर जल में डीडीटी की जो मात्रा है वो 0.05 के लगभग अगर जल के अंदर डीडीटी पड़ा है ना, मतलब डीडीटी जल के अंदर इकट्ठा हो चुका है। डीडीटी अब हमारे खेतों वगैरह से होकर अतिरिक्त मात्रा में अगर हमारे खेतों में डीडीटी डाला हुआ है तो बहता हुआ किसी न किसी रूप से मान लो जल में आ गया। तो जल में डीडीटी की मात्रा फिलहाल थोड़ी सी है, लेकिन कंटिन्यूसली आ रहा है।
तो अब जो डीडीटी की मात्रा 0.05 है वो जल से होकर शैवालों के अंदर जाएगी। तो शैवाल कंटिन्यूस जल को यूज़ कर रहे हैं, भाई शैवाल तो जो है वो जल को लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो शैवालों में 0.05 की जगह ये मात्रा जो है बढ़कर लगभग 2 ppm के लगभग हो जाएगी, 2 ppm। अब ppm यहाँ पर क्या चीज़ है? ppm का मतलब है कि पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स हैं जो डीडीटी के इकट्ठे हैं, कितना डीडीटी है? तो आप कहोगे कि दो भाग हैं डीडीटी के, ठीक है। यानी हर एक मिलियन अणुओं के अंदर डीडीटी के आप कह सकते हो 2 भाग हैं, या आप कह सकते हो कि 2 पार्ट हैं, ठीक है। अब शैवालों को कंटिन्यूस कुछ कीट खा रहे हैं, तो कीटों के अंदर ये बढ़कर लगभग 5 ppm के लगभग हो जाएगी, ठीक है। और कीटों को जो है वो कुछ छोटी मछलियाँ खा रही है। अब कीटों को छोटी मछलियाँ कंटिन्यूस खा ही रही है जल के अंदर, है ना, लगातार खाती रहती है। तो अब छोटी मछलियों के अंदर डीडीटी इकट्ठा होता जा रहा है, आता जा रहा है। तो धीरे धीरे छोटी मछलियों के अंदर ये लगभग 200 ppm तक इकट्ठा हो जाता है। अब छोटी मछलियाँ जो है उनको कुछ जैसे सारस वगैरह कुछ पक्षी खाते हैं, तो पक्षी कंटिन्यूस मछलियों को खाते हैं। एक मछली खा ली, फिर दोबारा दूसरी मछली खा ली, फिर कुछ टाइम बाद में, कुछ दिन बाद में तीसरी मछली खा ली। तो ऐसे करते 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 लास्ट में कंटिन्यूस जब पक्षी जो है मछलियों को खाते जा रहे हैं, तो पक्षियों में डीडीटी की मात्रा अब लगभग 1600 ppm तक हो जाती है। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि जल के अंदर तो बहुत कम था डीडीटी, लेकिन शैवालों के अंदर 2 हो गया, क्योंकि शैवाल लगातार उसी जल को यूज़ ले रहे हैं। तो अभी यूज लिया, फिर बाद में यूज लिया, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद और यूज लिया, तो शैवालों में लगातार आ रहा है। तो शैवालों में जल से डीडीटी 2 ppm हो गया आता हुआ। शैवालों को कुछ कीट खा रहे हैं, कीटों में 5 ppm हो गया। कीटों को कुछ छोटी मछलियाँ खा रही है, तो छोटी मछलियों में 200 ppm हो गया। छोटी मछलियों को लास्ट में पक्षी खा रहे हैं, तो पक्षियों के पास मछलियाँ आती जा रही है, वो खा रहे हैं, आती जा रही है, खा रहे हैं। तो धीरे धीरे मछलियों का जो डीडीटी है वो धीरे धीरे पक्षियों में जमता जा रहा है। ऐसे करते करते एक टाइम सिचुएशन ऐसी आएगी कि अंतिम पोषण स्तर यानी जो पक्षी है उसमें लगातार डीडीटी है जो धीरे धीरे इकट्ठा होता होता उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो अंतिम पोषण स्तर में, किसी खाद्य श्रृंखला के अंतिम पोषण स्तर में अनिम्नीकरणीय पदार्थ या हानिकारक पदार्थ जैसे डीडीटी वगैरह का लगातार इकट्ठा होना क्या कहलाता है? जैविक आवर्धन कहलाता है। तो यहाँ शैवाल के अंदर 0.05, ठीक है, और यहाँ जो शैवाल को खाने वाले कुछ कीड़े मकोड़े वहाँ 2 ppm है ना, पार्ट्स पर मिलियन, और उसके बाद में उनको खाने वाली कुछ छोटी मछलियाँ हैं, तो उनके अंदर लगभग आप कह सकते हो 5 ppm पर मिलियन, है ना, 5 ppm कह सकते हो, 5 पार्ट्स पर मिलियन। उसके बाद में लास्ट में जो पक्षी हैं उनके पास में आप कह सकते हो छोटी मछलियों को कुछ जो यहाँ पर कीट जो है वो 2 ppm है, छोटी मछलियों के पास आप कह सकते हो कि 5 ppm है, और पक्षियों के पास धीरे धीरे जाते जाते छोटी मछलियों को कुछ और बड़ी मछलियाँ खाने वाली, उनको कुछ और पक्षी खाने वाले, तो अंतिम पोषण स्तर में लगभग ये 1600 ppm तक पहुँच जाती है, ठीक है। अंतिम पोषण स्तर अगर पक्षियों को मान ले तो वहाँ सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा होती है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? मतलब जैव आवर्धन या जैविक आवर्धन कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अंतिम जो पोषण स्तर है उसमें मात्रा ज़्यादा हुई, तो इसलिए ग्राफ जो बता रहा है वो क्या कह रहा है कि नीचे वाले में तो भाई शैवालों में तो बहुत कम थी, तो नीचे से सकरा है, और पक्षियों में बहुत ज़्यादा हो गई डीडीटी की मात्रा, तो इस हिसाब से पिरामिड बनाए तो ये पिरामिड उल्टा हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान रखें कि सीधा पिरामिड नहीं होगा, जैविक आवर्धन का पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो हमेशा उत्पादक से ही शुरू करना है, इसको ध्यान रखें बस। अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन। तो ओजोन क्या है एक्चुअल में? ओजोन एक गैस है जिसका फॉर्मूला O3 होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। तो अगर कोई कारण से ऑक्सीजन गैस जो है वो टूट जाए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के एक एक परमाणु में, तो ये जो ऑक्सीजन गैस है वो O के 2 परमाणुओं में टूट गई है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं में टूट गई है।
तो अगर कोई ऑक्सीजन का अणु ये है यहाँ पर O2, इनमें से इन दोनों में से कोई एक ऑक्सीजन का परमाणु जाकर अगर इससे क्रिया कर ले तो ये O3 हो जाएगा, है ना, ये O3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल ये है कि जो O2 है वो कैसे, किस प्रकार से अपघटित होती है, O2 जो है वो टूटती कैसे है, ठीक है, और फिर ओजोन कैसे बनती है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अब देखो, यह वायुमंडल में ये जो ओजोन गैस है ये वायुमंडल में गैस के रूप में पाई जाती है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, ठीक है। ओजोन का निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण ऑक्सीजन जो O2 है ना उसके एक अणु और नवजात ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का एक परमाणु है उसको नवजात ऑक्सीजन कहते हैं, तो ऑक्सीजन के एक परमाणु के जुड़ने से होता है। तो O2 + O = O3 यानी ओजोन बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद में देखो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि ओजोन का कार्य क्या है। तो ओजोन जो है वो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सुरक्षा करती है। सूरज से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें आती है, उनको ये पृथ्वी पर आने से काफ़ी हद तक रोकती है, अर्थात ये पराबैंगनी किरणों की क्षमता को कम कर देती है। नेक्स्ट है ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत है वो गैस की एक लेयर है। तो ये लेयर जो है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, इसे ओजोन का क्षरण कहते हैं। अब इसका क्या कारण है देखते हैं। रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज वगैरह, अग्निशामक यंत्र है, जेट विमान है, एरोसोल है, ठीक है ना। तो इनसे क्या है, इनसे एरोसोल स्प्रे वगैरह, इनके अत्यधिक उत्सर्जन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ये गैसें बन जाती है। ये गैसें जो है वो ओजोन परत का क्षरण करती है, जिस कारण से ओजोन परत धीरे धीरे पतली होती जा रही है। तो याद रखें कि फ्रिज वगैरह से, जेट विमान वगैरह से या जो गैसें निकलती है वो आपस में मिलकर क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन, ये तीनों आपस में मिलकर क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बना लेती है। तो जो CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है उनकी वजह से ओजोन जो है वो ओजोन परत है जो लगातार कमज़ोर होती जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एक नोट देखते हैं कि पराबैंगनी किरणों से त्वचा के रोग हो सकते हैं, ठीक है, त्वचा के कैंसर वगैरह हो सकते हैं, आँखों का रोग हो सकता है, मोतियाबिंद वगैरह हो सकता है, और प्रतिरक्षा तंत्र जो है हमारा उससे संबंधित रोग भी हो सकता है, प्रतिरक्षा तंत्र भी खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से ओजोन परत जो है वो सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी सुरक्षा करती है, लेकिन ये ओजोन की जो परत है वो लगातार कमज़ोर होती जा रही है, यानी ओजोन जो गैस है वो लगातार टूटकर O2 गैस के रूप में बदल जाए तो ओजोन परत वहाँ पर नहीं रह पाएगी। इसके लिए जिम्मेदार जो है वो जेट विमान वगैरह, फ्रिज वगैरह से निकलने वाले क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन होते हैं, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन या CFC गैसें कहते हैं। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर पूरा होता है, यहाँ पर ये कंप्लीट है। अब इसके क्वेश्चन आंसर बचे हैं, तो क्वेश्चन आंसर को हम अलग से ले लेंगे। एक बार हमने जो चैप्टर समझा है पूरा, उसमें मेन सारी चीज़ें हमने समझी हैं। तो अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देखो छोटी छोटी एक दो बातें अगर मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर एक छोटी सी बात यहाँ पर समझ लेते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र, जो आपने एक वर्ड पढ़ा ना पारितंत्र, तो पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र, अपन इसको शॉर्ट रूप में पारिस्थितिक तंत्र को पारितंत्र भी कह सकते हैं। तो पारितंत्र क्या चीज़ है कि एक निश्चित आवास में जैविक और अजैविक घटकों का आपस का जो संबंध है ना, उत्पादक, उपभोक्ता, जल, मिट्टी, पर्यावरण, इनका आपस का जो संबंध है वो पारितंत्र कहलाता है। अब पारितंत्र एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक पारितंत्र हो गया, है ना, और दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र हो गया। तो प्राकृतिक पारितंत्र में अगर अपन बात करें तो हमारे पास जैसे बहुत सारे आ सकते हैं। देखो एक जो अगर हम बात करें, नदी की बात करें, है ना, एक समुद्र की बात करें, तो ये हमारे पास एक प्रकार से प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। जबकि अगर आप बात करोगे यहाँ पर कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र की, तो
जैसे एक्वेरियम होता है, एक एक्वेरियम जिसमें कांच का छोटा सा वो एक छोटा सा बना देते हैं, है ना, घर टाइप से, जिसके अंदर पानी है और पानी के अंदर कुछ छोटी छोटी मछलियों को छोड़ देते हैं। तो ये मछलियाँ जो है एक प्रकार से आप क्या यहाँ पर किस रूप में बता रहे हो कि मछलियाँ जीव हैं और जल का जो है आपने कृत्रिम रूप से तैयार किया एक वातावरण। तो मछलियों का और जल का जो ये कृत्रिम वातावरण है ये कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप समझते हो। एक बगीचा हो गया, तो बगीचा भी उसमें पेड़ पौधे मनुष्य के द्वारा लगाए जाते हैं। तो मिट्टी का और बगीचा, बगीचे के अंदर पौधों का आपस का संबंध जो है वो क्या कहलाएगा, पारितंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कहलाएगा। बाकी अगर आप बात करें तो नदी, तालाब, झील, समुद्र वगैरह जो है, यहाँ पारिस्थितिक तंत्र जो होता है ना, एक घास स्थल का पारिस्थितिक तंत्र हो गया, जहाँ पर ज़मीन जो है यानी मिट्टी जो है वो अजैविक घटक हो गई और उसके अंदर जो पौधे उग रहे हैं वो हो गए जैविक घटक। तो जैविक और अजैविक घटक का संबंध ये जो घास स्थल का है, वन स्थल का है, ठीक है, ये एक प्रकार से, या वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र है कि वृक्ष के ऊपर पक्षी वगैरह डिपेंड है, पक्षियों पर परजीवी डिपेंड है। तो वृक्ष का पारिस्थितिक तंत्र, घास स्थल का पारिस्थितिक तंत्र, ये सभी प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र हैं। जबकि हम मनुष्य जो बगीचा तैयार करते हैं, एक्वेरियम बनाते हैं, या आप कहो कि हम जो खेती करते हैं, तो खेती में भी हम मिट्टी के साथ में विभिन्न प्रकार के पौधे उगाते हैं। तो मिट्टी अजैविक घटक है और जो पौधे हैं वो जैविक घटक है। तो ये मिलकर एक प्रकार से कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र बना देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर पूरा हुआ। इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। और इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम अलग से लेंगे, और इससे रिलेटेड अगर कोई आपको PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।